नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया आप लोगों के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। और अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो इतने इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कोलरिज ने लिखा हुआ है, इस तरह के वर्क आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम में कोई ऐसा पॉइंट जो बायोग्राफिया लिटरेरिया से पूछा जा सकता है, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी पोइट्री डेफिनेशंस जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है और उन्हें एस.टी. कोलरिज ने क्रिटिसाइज किया है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर एस.टी. कोलरिज ने कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट। ठीक है, ये सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैंसी एक कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हर एक चीज आपको डिटेल में समझने के लिए मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए जो बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क है ये सैम्यूल टेलर कोलरिज ने लिखा है, जिसे हम शॉर्ट में एस.टी. कोलरिज भी कह देते हैं। उनका पूरा नाम है सैम्यूल टेलर कोलरिज। ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स थे और इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से 3 राइटर ऐसे कहे जाते हैं जिन्हें हम लेक पोएट्स के नाम से जानते हैं। उनमें से पहले हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे हैं आपके एस.टी. कोलरिज और तीसरे हैं आपके रॉबर्ट साउदे। तो इन तीनों में से एक सैम्यूल टेलर कोलरिज भी एक हैं, इसलिए इंग्लिश रोमांटिक पोएट होने के साथ साथ इन्हें हम लेक पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 को हुआ था और इनकी डेथ 25 जुलाई 1834 को हुई थी। तो ये थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन सैम्यूल टेलर कोलरिज के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि वाई कोलरिज रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया को सैम्यूल टेलर कोलरिज ने क्यों लिखा था, ये बात जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर हर एक पॉइंट स्टार्टिंग से कहाँ से इसकी रूट चली, वो सब चीजें मैं आप लोगों को पॉइंट्स वाइज बताते हुए चलूंगा। नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, ये बात शुरू होती है सन 1795 से, 1795 से ये बात शुरू होती है जब एस.टी. कोलरिज की मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ हुई थी। ठीक है, ये बात वहां से शुरू होती है और इनकी जब मुलाकात हुई थी तो ये लोग जो थे इमीडिएटली फ्रेंड बन गए थे। तो सैम्यूल टेलर कोलरिज जो थे ये इनसे मिलने के लिए, यानी कि वर्ड्सवर्थ से और डोरोथी से मिलने के लिए उनके घर पर पहली बार 1797 में गए। इस मुलाकात के बाद इन्हों का एक बहुत ही अगली साल ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आया, जिसकी मदद से ये दोनों मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज मिलकर रोमांटिक एज को लॉन्च करते हैं। उस वर्क का नाम है लिरिकल बैलेड्स। इस वर्क की मदद से इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। अब देखो, ये लिरिकल बैलेड्स जो है ये एक पोएम्स का कलेक्शन है ना। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने और सैम्यूल टेलर कोलरिज ने दोनों ने मिलकर पोएम्स को लिखा था और इसी के पब्लिकेशन के साथ हम रोमांटिक एज का स्टार्ट भी मानते हैं। तो ये पब्लिश कब हुई थी, तो लिरिकल बैलेड्स आपके 1798 में पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम को लिखा था और एस.टी. कोलरिज ने मात्र 4 पोएम्स को लिखा था। ठीक है, लेकिन इनकी 4 पोएम्स ये विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम के ऊपर भी भारी पड़ रही थी, इसलिए हम लिरिकल बैलेड्स का स्टार जो कहते हैं वो एस.टी. कोलरिज को ही कहते हैं। अब कुल मिलाकर इसमें 23 पोएम्स हो गई आपके कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स के अंदर। जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करा दिया था तो इसका प्रीफेस कुछ भी नहीं दिया था। तो क्रिटिक्स ने इनकी पोएम्स को पढ़ा और इसके बारे में वो ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए कि अगर वर्ड्सवर्थ ने लूसिड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, रस्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो क्यों किया है, उसके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन वर्ड्सवर्थ ने या कोलरिज ने नहीं दिया था लिरिकल बैलेड्स के अंदर। इसी वजह से वर्ड्सवर्थ को इसका सेकंड वॉल्यूम, जिसे हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से जानते हैं, वो 1800 में आया था। ये लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन है जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएटिक थ्योरी को दिया था कि किस तरह से पोएट्री लिखी जाती है, क्यों उन्होंने इतनी इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया।
लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर वर्ड्सवर्थ ने तो अपनी पोइट्री की डेफिनेशंस को दे दिया, लेकिन एस.टी. कोलरिज ने नहीं दिया। इसका मेन रीजन ये था क्योंकि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री या कंसेप्ट ऑफ पोइट्री जो था वो एस.टी. कोलरिज की थ्योरी से बिल्कुल अलग था, इसलिए उन्होंने अपना कंसेप्ट इसके साथ शेयर किया ही नहीं। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में अपनी ही पोइट्री की डेफिनेशंस को दिया है, जिन्हें आगे चल के बायोग्राफिया लिटरेरिया में एस.टी. कोलरिज ने क्रिटिसाइज किया है। अब देखो, इसके बाद एक और वर्क आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसे हम ए पोएम टू कॉलेज के नाम से जानते हैं, या फिर उसकी पब्लिकेशन के टाइम पर हम उसे द प्रिल्यूड के नाम पर जानते हैं। ये पोएम ऐसा था जिसे वर्ड्सवर्थ ने 1805 में कंप्लीट कर दिया था और इसको डेडिकेट किया था किसको? अपने फ्रेंड एस.टी. कोलरिज को। अब एस.टी. कोलरिज ऐसे कहाँ थे कि वो अपने ऊपर कोई भी एहसान रखने वाले थे, तो उन्होंने भी एक पोएम को लिखा टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम उन्होंने एस.टी. कोलरिज को डेडिकेट की है और इसे 1807 में पब्लिश कराया है। इसके बाद एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की दोस्ती टूट जाती है 1807 में। ठीक है, तो ये तो रहा लिरिकल बैलेड्स का कंपोजिशन, और ये रहा कि कब क्यों उन्होंने अपनी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर अपनी पोएटिक थ्योरी को नहीं दिया था। अब आगे चलते हैं। देखो, जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एस.टी. कोलरिज ने एक पोएम्स का कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था सबलाइन लीव्स। ये पोएट्री कलेक्शन का नाम है जिसको एस.टी. कोलरिज ने लिखा था 1817 में। अब इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स को इंक्लूड किया गया था एस.टी. कोलरिज की। अब एस.टी. कोलरिज ने भी इसका प्रीफेस नहीं दिया था, जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेड्स का नहीं दिया था, इसी तरह से सबलाइन लीव्स का प्रीफेस एस.टी. कोलरिज ने नहीं दिया था। वो भी चाहते थे कि वो प्रीफेस को अलग से लिखे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बायोग्राफिया लिटरेरिया नाम का वर्क लिखा। अब जब इसको वो लिखने बैठे थे, मतलब जब इसको लिखना स्टार्ट किया था, तो उनकी इंटेंशन ये थी कि मैं बायोग्राफिया लिटरेरिया जो लिख रहा हूँ वो एक मेरा छोटा वर्क होगा, एक स्मॉल वर्क होगा, उसको मैं एज ए प्रीफेस लिख रहा हूँ अपनी पोइट्री कलेक्शन सबलाइन लीव्स के लिए। लेकिन जब एस.टी. कोलरिज ने इस वर्क को लिखना स्टार्ट किया तो ये वर्क इतना लंबा हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कब ये प्रीफेस से एक बुक के रूप में बदल गया, और ये वर्क की लेंथ इतनी हो गई कि उन्हें इसे एस.टी. कोलरिज को इस वर्क को बायोग्राफिया लिटरेरिया को 2 वॉल्यूम में डिवाइड करना पड़ा। इस बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर टोटल 23 चैप्टर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन इस बात का होता है कि इसके अंदर आप लोगों को कहीं कहीं पर 24 चैप्टर्स भी लिखे हुए मिल जाते हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन को भी एज ए चैप्टर कंसीडर करते हैं तो आप लोगों को ये टोटल 4 चैप्टर्स मिलेंगे। अगर आप कंक्लूजन को ऐड नहीं करते हैं तो आप लोगों को 23 चैप्टर्स ही मिलेंगे। तो ये बात अच्छे से समझ लेना कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसको एस.टी. कोलरिज ने अपने एक वर्क यानी कि पोइट्री कलेक्शन के सबलाइन लीव्स के प्रीफेस के रूप में लिखा था, लेकिन वो लेंदी होने की वजह से उसे 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया और उसके अंदर टोटल 23 चैप्टर्स थे। अब ये वर्क जो था बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। अगर इसे हम डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करें या डिफाइन करें तो इसमें हम मिक्सिंग मेमोर कहेंगे। अब ये मिक्सिंग मेमोर क्या होता है? देखो, जिसे मैं मेमोर बोल रहा हूँ उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेमो आती है, लेकिन समझने के लिए मैं आप लोगों को इसे मेमोर बोलूंगा ताकि इसे आप अच्छे से समझ सकें। ओके, तो देखो ये मेमोर होता क्या है। अब ये मेमोर जो है कई एग्जाम्स में भी पूछ लिया गया है। जब आप ऑटोबायोग्राफी को डिटेल में पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो मेमोर होता है या मेमोआ होता है, ये जो होता तो ये भी ऑटोबायोग्राफिकली है। ठीक है, इसमें भी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को ऐड किया जाता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसमें फोकस किया जाता है लाइफ के कुछ स्पेसिफिक पीरियड को, कुछ स्पेसिफिक पीरियड को डिस्कस किया जाता है, या लाइफ की कुछ स्पेसिफिक टाइम को, पीरियड को डिस्कस किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स जिनको आप भूलना नहीं चाहते। उसमें क्या होता है कि एक राइटर की उसमें पर्सनल ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, या फिर राइटर की लाइफ में कोई भी स्ट्रगल रहे हों, या फिर उन्होंने जो भी लाइफ में उस स्ट्रगल के थ्रू अचीवमेंट्स किए हों, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। वो पोइट्री वो इस तरह से नहीं होते जिस तरह से ऑटोबायोग्राफी के अंदर आप लोग डेट ऑफ बर्थ से लेकर उनकी डीओडी तक सारी चीज़ें डिस्कस करते हो। जैसे उनकी बायोग्राफी में जब पढ़ते हो आप लोग तो उनके जन्म की डेट ऑफ बर्थ जो होती है, डेट ऑफ प्लेस जो होती है,
है ना, प्लेस नेम जो होता है, फादर नेम, मदर नेम, एवरीथिंग यू डिस्कस। और हम जो मेमोर लिखते हैं उसके अंदर सिर्फ ऐसे इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है जिसमें पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट, स्ट्रगल्स के बारे में बात की जाती है, ये चीज होती है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में भी ऐसी ही चीजें हैं। जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया को, तो हमें पता चलता है कि एस.टी. कोलरिज का जो स्कूल था, जहां पर इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल के अंदर ही इन्होंने पढ़ाई की है, वहां से ये चीजें जो है डिस्कस होती हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया में जन्म से डिस्कस नहीं होती हैं। ओके, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क तो है ही बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेकिन एस.टी. कोलरिज की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स को, स्ट्रगल्स को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। अब एस.टी. कोलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया को एक अपने आप ही नाम दिया है, जिसका नाम है इम मैथोडिकल मिसलेनी। अब ये इम मैथोडिकल मिसलेनी होता क्या है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले मैंने इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग तोड़ के बताने की कोशिश की है आप लोगों को, जैसे कि इम मैथोडिकल क्या होता है। देखो, इम मैथोडिकल जो होता है, दिस टर्म रेफर्स टू समथिंग लैक्स ए स्पेसिफिक मेथड और ऑर्डर। अगर हम इस इम मैथोडिकल टर्म की बात करें तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कोई मेथड नहीं होता, जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, या फिर वो चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई नहीं होती हैं। हम कोई भी चीज, कोई भी लाइफ का इवेंट कभी भी रैंडमनेस में और डिसऑर्डर में डाल देते हैं। मतलब कोई हो सकता है कि कोई हमने बाद वाला इवेंट पहले डिस्कस कर लिया हो और पहले वाला बाद में कर लिया हो, तो उसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता, मेथड नहीं होता, सिस्टमेटिक तरीके से लिखी भी नहीं होती है। तो इसीलिए कॉलेज ने इस बायोग्राफिया लिटरेरिया को इम मैथोडिकल मिसलेनी कहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेथड या फिर ऑर्डर नहीं है। अब मिसलेनी हम किस वर्क को कहते हैं? ए मिसलेनी इज ए कलेक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग और आइटम। अब मिसलेनी की बात करते हैं हम, तो ये एक ऐसा वर्क होता है जिसमें अलग अलग तरीके के वर्क्स को, अलग अलग तरीके के इवेंट को, अलग अलग राइटर्स की थॉट को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए एस.टी. कोलरिज ने खुद ही इस वर्क को इम मैथोडिकल मिसलेनी कहा है। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि इस बायोग्राफिया लिटरेरिया का फुल टाइटल क्या है। देखो, इसका फुल टाइटल जो है वो बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस है। ये इसका फुल टाइटल है। ये आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब ये जो इंटेंशन थी, जो एस.टी. कोलरिज की इंटेंशन थी इस वर्क को लिखने के लिए, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो एक लॉन्ग वर्क, लॉन्ग पोएम बनाएंगे, नोवेल बनाएंगे, बुक बनाएंगे, एस्से बनाएंगे, कोई भी इंटेंशन नहीं थी। उनकी सिंपली इंटेंशन इतनी थी कि वो उनका जो पोएट्री कलेक्शन है सिबलाइन लीव्स, उसकी वो इसे प्रीफेस बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। लेकिन इस वर्क को लिखते लिखते बहुत, मतलब ऐसा लगने लगा उन्हें कि ये एक बुक के रूप में आ गई है, इसीलिए उसने 2 वॉल्यूम के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वर्क बहुत लंबा हो गया था, इसलिए इसे 2 वॉल्यूम्स के अंदर जो है डिवाइड करना पड़ा। अब ये बायोग्राफिया लिटरेचर के अंदर हमें सबसे खास चीज क्या देखने के लिए मिलती है, जो एस.टी. कोलरिज की पोएटिक थ्योरी है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इस वर्क के अंदर इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इनके क्लोज फ्रेंड रहे हैं, जिनके साथ इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था, या फिर कहें तो लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया था, उनकी थ्योरी को, पोएटिक थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया है। ये सारी की सारी चीजें हमें बायोग्राफिया लिटरेचर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो भाई, ये चीजें तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गई कि भाई जो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो क्यों लिखा था, क्योंकि ये इसे एक प्रीफेस बनाना चाहते थे अपने सिबलाइन लीव्स का, और बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर ही उन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। अब कैसे किया है, इस बात को अच्छे से समझने का समय आ गया है, ताकि ये चीजें आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएं। देखो, जो वर्ड्सवर्थ होते थे, आप लोगों को अच्छे से पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट थे, नेचर के ऊपर ही ज्यादा लिखते थे, और उनके हिसाब से जो पोएट्री होती थी वो नेचुरल होती थी। वो नेचुरल होती थी। अपनी पोएट्री के अंदर जो वर्ड्सवर्थ इस्तेमाल किया करते थे वो एकदम लूसिड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे, कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आप सभी लोगों में से 90% लोगों को ये पोएट्री की थ्योरी जो वर्ड्सवर्थ ने दी है ऑलरेडी पता होगी, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोएटिक थ्योरी क्यों दी है और इसे एस.टी. कोलरिज ने क्रिटिसाइज किया है तो क्यों किया है। देखो, यहां पर देख लेते हैं। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स
इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब ये पोइट्री की डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ ने दी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर, ठीक है। वहां पर वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियसली आती है, मतलब एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है उसको लिखने का। हम चीज़ों को नेचर में ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें अपने अंदर क्या करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। और कोई एक समय ऐसा आता है कि हम उन्हें, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ना, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस। तो हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें, इमोशंस जो हैं, इमेजेस जो हैं, नेचर की चीज़ें जितनी भी इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रिकलेक्टेड करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं और शांति से एक तरफ जाकर एक मतलब किसी प्लेस पर जाकर, शांति प्लेस पर जाकर उन्हें हम क्या करते हैं, किसी ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति प्लेस पर जाकर उसे एक पर्चे पर पोइट्री के रूप में उतार देते हैं। तो वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोइट्री लिखने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते, ठीक है। उन्होंने एक और पोइट्री की डेफिनेशन दी है। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मैट्रिकल कंपोजिशन। अब यहां पर वर्ड्सवर्थ एक बार फिर से कहते हैं कि अगर हम पोइट्री को लिखते हैं तो पोइट्री को लिखते समय हम लोगों को ये बात ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम प्रोज को लिख रहे हैं या फिर पोइट्री को लिख रहे हैं। प्रोज में जैसे आपने देखा होगा कि प्रोज का कोई भी हम वर्क लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। जो सेंटेंस मीनिंग देता है वही हम उसे सही मानकर चलते हैं। लेकिन पोइट्री के साथ ऐसा नहीं है, पोइट्री के साथ ऐसा नहीं है। पोइट्री अपना एक इमेजिनेटिव मीनिंग निकाल कर देती है हम लोगों को। तो वर्ड्सवर्थ का मानना ये था कि अगर हम पोएट्री भी लिख रहे हैं तो उसमें प्रोज की तरह ही हम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें ताकि उसे हर एक इंसान आसानी से समझ सके। तो वर्ड्सवर्थ का मानना ये था कि पोएट्री को लिखते समय हम लोगों को कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट डिक्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसको नॉर्मल करके, यानी कि इसे कॉमन पीपल भी, यानी कि आम लोग भी आसानी से समझ सकें, इसी तरह की पोइट्री को हम लोगों को लिखना चाहिए। लेकिन उसके अलग जाकर एस टी कोलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेचर के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है। कोलरिज का मानना यह है दैट देयर ought to be an essential difference between the language of prose argues that of poetry। वो कहते हैं कि अगर हम प्रोज की लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके अंदर स्टैंजास का नहीं, हम लोग पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस तो ये आ जाता है। दूसरा, हम अपनी बात को कन्वे कर देते हैं, इसको ऑडियंस को कन्वे कर देते हैं, मैसेज को अपने प्रोज में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन जहां पर बात की जाती है पोइट्री की तो वहां पर हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि राइटर को पहले तो एक थॉट्स को, एक विचार को एक पेपर पर उतारना पड़ता है, उनके वर्ड्स को, उनके डिक्शन को एक जगह लिखना पड़ता है रॉ मटेरियल के रूप में। उसके बाद वो क्या करते हैं, लाइन्स को लगाते हैं, ठीक है, कौन सी लाइन कैसे कैसे अरेंज करनी है, लाइन्स को अरेंज करते हैं। फिर स्टैंजा फॉर्मेट को अरेंज करते हैं। जब स्टैंजा फॉर्मेट भी बन जाता है तो वो राइमिंग स्कीम को उसमें डालते हैं, ठीक है। और राइमिंग स्कीम डालने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसमें मीटर डालते हैं, फिर उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज डालते हैं, फिगर ऑफ स्पीच डालते हैं। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो स्पॉन्टेनियस हो जाए, नेचुरल तरीके से हो जाए। इसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक ग्रेट लेबर चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन थी पोइट्री की, इन दोनों को उसी में वो काट कर देते हैं कि नहीं, इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज और लैंग्वेज ऑफ पोइट्री दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हम जो पोइट्री होती है उसे इमेजिनेटिव करके लिखते हैं। तो ये दोनों ही आइडियाज जो थे वर्ड्सवर्थ के, इन दोनों को अपोज किया है एस टी कोलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। अब बात करते हैं कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर हमें और क्या चीज़ पढ़ने के लिए मिलती है। देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि किस तरह से इमेजिनेशन और फैंसी का प्रयोग एस टी कोलरिज करते हैं। ये चीज़ हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलरिज देयर आर टू काइंड्स ऑफ इमेजिनेशन, कि अगर कोलरिज की माने तो वहाँ पर दो तरह की इमेजिनेशंस होती हैं। पहली प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरी
सेकेंडरी इमेजिनेशन। दो तरह की इमेजिनेशन होती हैं, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है तो होती क्या है। मान लो कि एक सुंदर सी लड़की है, मान लो एक सुंदर सी लड़की है, उसको आपने देखा, ठीक है जी, उसको आपने देखा, ये है सुंदर सी लड़की और ये हो भाई साहब आप, और ये हैं आपके दोस्त। आप दोनों ने इस लड़की को देखा, आप दोनों की निगाह इस लड़की पर पड़ी, ठीक है। अब आप दोनों ने ही ये कहा कि ये कितनी सुंदर लड़की है। तो ये क्या हुई, प्राइमरी इमेजिनेशन हुई। मतलब हम किसी भी चीज को देखकर अपने व्यूज देते हैं जो सभी दें। अब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी इमेजिनेशन के लिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा है सुंदर लड़की को वो भी यही कहेगा कितनी सुंदर लड़की है, और लैंग्वेज दूसरी हो सकती है लेकिन कहेगा यही। और जो अनपढ़ इंसान है वो भी ऐसे ही कहेगा सुंदर लड़की को कितनी सुंदर लड़की है। लेकिन यही बात आती है अगर सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है प्राइमरी इमेजिनेशन से। वो कैसे भाई, वो ऐसे, मान लो आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने ही इस लड़की को देखा। बाद में आप लोग घर पहुंच गए, बाद में आप लोग घर पहुंच गए तो आप इसमें से ये हो, आप क्या पहुंचे, घर पहुंचकर आपने उस लड़की के बारे में सोचा कि वो लड़की कितनी सुंदर थी, वो लड़की कितनी सुंदर थी, उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे मान लो आकाश में बारिश होने वाली हो और काले बादल हो। तो आपने क्या किया, उस लड़की के लिए, उसकी लड़की की खूबसूरती के लिए क्या किया, एक पोयम को लिखना स्टार्ट कर दिया और उसकी खूबसूरती को एक पोयम के रूप में उतार दिया। तो ये होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है उसको कोई भी कर सकता है, उसको करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन को करने के लिए आपको आर्ट चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए। कोई भी बंदा पोएम्स नहीं लिख सकता है, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई राइटर होगा, कोई ऑथर होगा, कोई पोएट होगा, जब भी कोई ना कोई वो वर्क लिख सकता है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में ये ध्यान रखें कि उसको करने के लिए एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जबकि प्राइमरी इमेजिनेशन के कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड होती। ठीक है, तो मैंने बता दिया प्राइमरी जो इमेजिनेशन है वो किस तरह की होती हैं। उनको क्या करते हैं, जो हमारी सेंसेस होती हैं, जो हमारी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं इंसान की, उसी से हम लोग चीजों को परसीव करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं किसी चीज को, टच करते हैं, है ना। तो ये सारी जितनी 5 सेंसेस हैं उनके हिसाब से ही हम प्राइमरी इमेजिनेशन को परसीव करते हैं और अपने थॉट्स को, अपने विचार को उनके हिसाब से ही देते हैं। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो बड़ी ही क्या होती है, आर्टिस्टिक होती है, क्रिएटिव होती है। बहुत सारे आर्ट उसमें लगे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर एक पोयम अगर उसके पीछे मान लो कोई थीम है, तो हर एक अगर बंदा किसी लड़की को देख के पोएम लिखने लग जाए तो हर कोई यहाँ पर राइटर नहीं हो जाएगा। तो ये जो लोग कर सकते हैं वो वही लोग कर सकते हैं जो सेकेंडरी इमेजिनेशन वाले होते हैं, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं। ठीक है, आई होप प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट और दिया है बायोग्राफिया लिटरेरा के अंदर ही एस.टी. कोलरिज ने, जिसे हम फैंसी के नाम से जानते हैं। अब ये फैंसी होता क्या है, ठीक है जी। अब इसे बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो, जिस तरह से सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो बड़ी ही क्रिएटिव होती है। आपने किसी चीज को देखा, आपने देखकर, पहले आपने मॉल में गए आप, फिर आपने मॉल में एक लड़की को देखा, फिर उसकी खूबसूरती को निहारा, जैसे उसके बाल देखे, उसके कपड़े देखे, उसके सैंडल्स देखे, ठीक है जी, उसका चाल चलन और उसके नेचर को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की। ये सारी की सारी चीजें जो आती हैं ये किस में आती है, ये आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन में आती हैं। लेकिन इसको करने में कौन मदद करता है, उसको करने में, सेकेंडरी इमेजिनेशन को करने में मदद करता है आपका फैंसी मदद करता है। ये बेशक क्रिएटिव नहीं होता, फैंसी क्या नहीं होता, क्रिएटिव नहीं होता। जब सेकेंडरी इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं तो मान लो आपने एक लड़की के सभी चीजों को जो आपने एक मॉल में देखी थी वो आप एक पोएम के रूप में उतार देते हैं। ठीक है, और उसको पोएम के रूप में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी थॉट्स में, अपने विचारों में ये सोचना पड़ेगा कि पहले हम मॉल गए थे,
फिर हमने वहां पर एक लड़की को देखा, वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसने बैंगल्स पहने हुए थे। बहुत सारी चीजों को आप एक सीक्वेंस में लगाते हैं, तो वो सीक्वेंस में लगाने का काम क्या करती है, ये फैंसी करती है। वो आपकी थॉट्स को अरेंज करने में हेल्प करती है। यहाँ पर लिखा है ना, इट इज ए काइंड ऑफ मेमोरी। जब आप चीजों को जब आप चीजों को अरेंज करने का प्रोसेस करते हो, जो लड़की आपने मान लो कहीं पर देखी है, किसी जगह पर देखी है, उसकी थॉट्स को, उसके विचारों को, उसके मोमेंट्स को जब आप एक मेमोरी में कैप्चर करने का काम करते हो, तो वो हम लोग फैंसी कहते हैं। आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं। इट रैंडमली ब्रिंग्स टुगेदर इमेजेस एंड इवन व्हेन ब्रॉट टुगेदर, मतलब कि जो चीजें आपने रैंडमली देखी हो, है ना, उनको अच्छे से अरेंज करना, एक ऑर्डर में लगाने का काम जो करती है आपके दिमाग में, ये फैंसी ही आपको ऐसा करने में हेल्प करती है। और फैंसी की ही मदद से आप सेकेंडरी इमेजिनेशन तक पहुंचते हो। अगर फैंसी ना हो तो आप जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन मतलब पोयम को कंपोज नहीं कर पाओगे, है ना। पहले तो आपको रॉ मटेरियल ही चाहिए, और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कौन मदद करती है, ये फैंसी ही मदद करती है आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। ओके, तो ये रहा आपका फैंसी का कंसेप्ट। इसके अलावा आप लोगों को विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी देखने के लिए मिलता है बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है। देखो, आप लोगों ने बॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी, क्रिस। तो क्रिस मूवी आप देखने जाते हो तो आपको पहले ही पता होता है, आपने उसके पोस्टर्स में देखा होगा, उसके जो ट्रेलर रिलीज होते हैं, है ना, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम मूवी अब देखने जा रहे हैं, जो हम देखने जा रहे हैं, उसमें ऋतिक रोशन है। और ऋतिक रोशन क्या करता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करता है, और वो बिल्डिंग की डिस्टेंस जो होती है वो हो सकता है 1 किलोमीटर हो, है ना। तो 1 किलोमीटर की जंप वो ऐसे ही लगा देता है, और 10-20 इंसानों को तो ऐसे ही मार देता है, और लास्ट में तो यहां तक दिखाया जाता है कि गोली की रफ्तार से भी वो ज्यादा दौड़ता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आप लोग देखने के लिए जा रहे हो अभी, वो आपको पता है कि आपको उस पे डिसबिलीफ है कि ऐसा रियल लाइफ में कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अपने इस डिसबिलीफ को क्या करते हो, आप सस्पेंड करते हो। सस्पेंड करते हो, क्यों सस्पेंड करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक मूवी, आप एक पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हो। तो उसमें होने वाली जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको बिलीव जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअल रियल लाइफ में क्या है, डिसबिलीफ वाली चीजें हैं, लेकिन आप उनमें फिर भी बिलीव करते हो क्योंकि आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो उसको हम विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। जो चीज आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 किलोमीटर की जंप कोई भी इंसान नहीं मार सकता है, ये चीज आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो, ऐसा आपको पूरी तरह से बिलीफ है। लेकिन एंटरटेनमेंट के पर्पज से, यानी इंजॉयमेंट के पर्पज से आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि वाह, ऋतिक रोशन ने यहां से लेकर वहां तक जंप मार दिया, क्या एक्शन हीरो है भाई साहब, है ना। उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आप लोगों को दिखाए गए हैं, जो एस टी कोलरिज की पोएट्री के अंदर भी आप लोगों को दिखाए जाते हैं। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप लोगों को पहले से ही पता होता है कि इसकी चीजों पर, जो भी इस मूवी के अंदर चीजें दिखाई जा रही हैं, मेरे को उन पे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, रियल लाइफ में विश्वास नहीं करना है। लेकिन एज ए मूवी, मूवी को मेरे को प्रेज करने के लिए, मूवी को इंजॉयमेंट लेने के लिए मुझे उन सारी चीजों पर बिलीव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आई होप ये बायोग्राफिया लिटरेरिया और उसके जितने भी कंसेप्ट थे आप लोगों को समझ में आए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।